श्वेता त्रिपाठी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। जिस तरह से अपराध पर लगाम लगाई गई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से, माफिया राज पर काबू पाया गया, उन तमाम चीजों का जिक्र करते हुए खूब शाबाशी दी गई प्रधानमंत्री की ओर से योगी आदित्यनाथ को। और प्रधानमंत्री ने उन लोगों को सीधे तौर पर जवाब दे दिया जो ये कहते थे कि उत्तर प्रदेश में अपराध कहां काबू में है, जो लगातार सरकार और प्रशासन पर सवाल उठाते थे। आज उन सब की बोलती बंद की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और इसीलिए 5 के प्रहार में आज बड़े सवाल हम यही पूछने जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने तो कह दिया कि उत्तर प्रदेश अब वो प्रदेश बन चुका है जो भय मुक्त है, लेकिन विपक्ष क्या अब कोई सवाल नहीं उठाएगा? और पहला सवाल इसीलिए कि काशी से मिलेगी क्या यूपी की कुर्सी? जिस तरह से शाबाशी दी, योगी मॉडल की तारीफ की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, क्या रास्ता 2022 के लिए जो आज से ही तय हो गया? दूसरा बड़ा सवाल, भय मुक्त यूपी से विपक्ष में क्यों बौखलाहट है? तीसरा बड़ा सवाल आज 5 के प्रहार में हम पूछने जा रहे हैं, आतंकियों पर एक्शन से विपक्ष को क्यों टेंशन है, जो अब आतंकियों का केस लड़ने की बात कही जा रही है? चौथा बड़ा सवाल 5 के प्रहार में आज, यूपी में आतंकियों से हमदर्दी कब तक होगी? वो लोग जिनको पुलिस पर यकीन नहीं, वो लोग जब अब आतंकियों का केस लड़ने जा रहे हैं, ये सब क्या बताने की कोशिश करते हैं? पांचवा बड़ा सवाल आज हम पूछेंगे, वोट बैंक की आड़ में देश हित से समझौता क्यों किया जा रहा है? इन तमाम सवालों के साथ डिबेट की शुरुआत होगी, लेकिन उसके पहले रिपोर्ट। योगी नीति पर प्रधानमंत्री मोदी की शाबाशी। यूपी में सरकार आज भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से नहीं, विकासवाद से चल रही है। आतंक और माफिया पर योगी का वार। माफिया राज और आतंकवाद जो कभी बेकाबू हो रहे थे, उन पर अब कानून का शिकंजा है। यूपी में कानून का राज। बहनों बेटियों की सुरक्षा को लेकर माँ बाप हमेशा जिस तरह डर और आशंकाओं में जीते थे, वो स्थिति भी बदली है। आज यूपी में कानून का राज है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि यूपी में अब कानून का राज है, लेकिन एक वक्त था जब पूरा उत्तर प्रदेश माफियाओं के चंगुल में फंसा हुआ था। दिन दहाड़े बहन बेटियों के साथ अपराध की घटनाएं आम थी। कारोबारियों को धंधा चलाना भी मुश्किल हो रहा था। लेकिन साल 2017 में कुछ ऐसा हुआ जिसने यूपी की दशा और दिशा दोनों को हमेशा के लिए बदल दी। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले माफियाओं को सबक सिखाने का संकल्प लिया था। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जो कार्य प्रारंभ हुआ, आज उसका परिणाम है। अपराधी आज या तो जेल के अंदर है या प्रदेश छोड़ करके कहीं मुंह छुपा करके बैठा हुआ है। उसको प्रदेश के अंदर आने का वो दुस्साहस नहीं कर सकता। तब से लेकर आज तक सीएम योगी ने मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद समेत 25 नामी माफियाओं पर नकेल कसी। योगी सरकार ने 25 गैंगस्टर्स की करीब 11 अरब 28 करोड़ की संपत्ति जब्त की। योगी का एक्शन सिर्फ माफियाओं तक सीमित नहीं रहा। हाल ही में लखनऊ में योगी के एटीएस ने अलकायदा के बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया। ये आतंकी यूपी के कई धार्मिक स्थानों पर आत्मघाती हमले की साजिश रच रहे थे। आज यूपी में आतंकी घटनाओं से पहले ही आतंकियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। आतंकवाद पर योगी की इस जीत को विपक्ष पचा नहीं पा रहा। हाल ही में अखिलेश यादव, जो खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो अब यूपी पुलिस पर सवाल खड़े कर रहे हैं।
वही पुलिस जिसने सीएम रहते 5 साल तक दिन रात अखिलेश यादव को सुरक्षा दी, आज भी सुरक्षा दे रही है। लेकिन वोट बैंक की राजनीति तो देखिए, अब उसी पुलिस पर अखिलेश को भरोसा नहीं। तो बक्का में एटीएस का एक ऑपरेशन चल रहा है, उसमें उन्होंने एक घर को घेरा हुआ है। मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस पर और खासकर बीजेपी की सरकार भरोसा नहीं कर सकता। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो यूपी को दहलाने की साजिश रचने वालों को निर्दोष बता रहे हैं, खुलकर समर्थन कर रहे हैं। 2 आतंकवादी पकड़े गए, मैं समझता हूँ ये बात गलत है। अभी तो अदालत का कोई फैसला नहीं हुआ है। जिन लोगों ने पकड़ा है ये कहकर पकड़ा है कि आतंकवादी। साफ है कि पहले माफिया और आतंकवाद पर योगी के कड़े एक्शन ने विपक्षी पार्टियों की नींद उड़ा दी है। वोट बैंक के लिए आतंक की वकालत करने वाले इन्हीं लोगों पर करेंगे 5 का प्रहार। सवाल ये उठता है कि वो उत्तर प्रदेश जो अब अपराध मुक्त हो चुका है, वो उत्तर प्रदेश जहां कड़ाई से एक्शन लिया जा रहा है, वहां भी आज आतंकियों और अपराधियों के साथ क्यों खड़ी है विपक्षी पार्टियां, क्यों खड़े हैं वो लोग जो रहनुमा बने हुए हैं आतंकियों के? सीधा सवाल आज हम करेंगे और मेरे साथ इस वक्त खास मेहमानों का पैनल है। अनिला सिंह मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, बीजेपी की स्पोक पर्सन होंगी, बीजेपी की स्पोक पर्सन है। मेरे साथ डॉक्टर विक्रम सिंह इस वक्त जुड़ चुके हैं, फॉर्मर डीजीपी है यूपी पुलिस। विनय सिंह जी मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। विनोद सिंह मेरे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक। तारिक अहमद लारी साहब मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं और एहतेशाम हाशमी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन वो सबसे बड़ी तस्वीर मैं आपको दिखाती हूं जिसके बाद किस तरह से विपक्ष में टेंशन थी, बौखलाहट थी। देखिए यही वो तस्वीरें मैं दिखा रही हूं प्रयागराज में कि अतीक अहमद के गुर्गों की जो संपत्ति है वो किस तरह से ढहाई गई थी। ये अवैध संपत्ति थी और ये वो संपत्तियां थी जिसके दम पर अतीक अहमद और उनके गुर्गे अपना राज चलाते थे, अपना साम्राज्य चलाते थे। और इसी पर एक्शन लिया गया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से, जिसकी तारीफ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, जिसमें उन्होंने कहा कि माफिया राज को खत्म किया गया उत्तर प्रदेश से। योगी मॉडल की जो तारीफ की गई है उनमें किन बातों का जिक्र था, उनके क्या मायने हैं, वो यहां पर समझिए। यही वो तस्वीरें थी जिसके बाद ये बताया गया उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से कि एक भी बदमाश, एक भी अपराधी और अपराधियों के वो लोग जो साथ निभाते रहे माफियाओं के, वो बख्शे नहीं जाएंगे। और इसी तरीके से जब योगी का बुलडोजर चला तो कई लोगों को बुरा लग गया, फिर कई लोगों की समझ में नहीं आने लगा कि अब हम करें तो करें क्या। ये बहुत बड़ा एक्शन लिया गया, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये जो एक्शन होता है इसके बाद क्यों आखिर बौखलाहट होती है। जरा मैं आपको दिखाती हूं कि कैसे अब उत्तर प्रदेश में आतंक के जरिए एक तरह से माहौल खराब करने की कोशिश हो रही थी। वो अलकायदा के 2 आतंकी गिरफ्तार किए गए थे और इसके बाद भी साफ तौर पे कहा गया था उत्तर प्रदेश की पुलिस और योगी आदित्यनाथ की ओर से कि इस तरीका जो टेरर फैलाने की कोशिश करेंगे उनके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। लेकिन इन लोगों के खिलाफ अब केस लड़ा जाएगा, ये बात कही जा रही है। ये कहा जा रहा है कि ये निर्दोष है। जमीयत उलेमा-ए-हिंद के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इनकी पैरवी वो लोग करेंगे। सुनिए जरा आतंकियों के साथ वो लोग किस तरह से खड़े हैं। 2 आतंकवादी पकड़े गए, मैं समझता हूँ ये बात गलत है। अभी तो अदालत का कोई फैसला नहीं हुआ है। जिन लोगों ने पकड़ा है ये कहकर पकड़ा है कि आतंकवादी। और डिबेट की शुरुआत में करना चाहती हूँ तारिक अहमद लारी जी आपके साथ और डॉक्टर विक्रम सिंह आपके साथ। तारिक अहमद लारी जी मुझे अब ये बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हैं, वो साफ तौर पे ये कहते हैं कि बहुत अच्छा काम किया जा रहा है, लेकिन वो लोग जो आतंक की पैरवी करते हैं, आतंकियों की पैरवी करते हैं, अगर इस तरह के लोग रहे तो क्या लगता है आपको कि भविष्य में जो एक कोशिश है अपराध मुक्त, आतंक मुक्त प्रदेश बनाने की, वो हो पाएगा? मैडम, कम से कम हम लोगों ने कभी आतंकवादियों को सांसदी का टिकट देकर सांसद में नहीं पहुंचाया है, ये ध्यान रखिएगा। जिसकी गाड़ी, जिसकी स्कूटर में बम लगाकर, बम रखकर बाकायदा मेला गांव प्लास समझौता एक्सप्रेस ग्लास कॉन्फ्रेंस ग्लास हुए, उन लोगों को बैठा के हम लोग सांसद में अपने साथ नहीं बैठाते हैं। आप लोग अपने, ये लोग अपने साथ बैठा रहे हैं। इन्होंने मोदी जी ने तारीफ की योगी की, तो चुनाव आ रहा है और कितनी उठापटक चल रही है इस समय यूपी के अंदर, सियासत में, बीजेपी के अंदर। वो जाहिर है कौन किसको पसंद नहीं कर रहा, मुझे वो कहने की यहाँ जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपना मुंह गंदा नहीं करना चाहता हूँ इस बात को कहकर। रही आतंकवादियों के बात की यूपी पुलिस के ऊपर हमको यकीन है कि नहीं है,
हमको उतना ही यकीन यूपी पुलिस के ऊपर है जितना अर्नब गोस्वामी जी को यकीन है मुंबई की पुलिस के ऊपर। अगर मुंबई की पुलिस के ऊपर यकीन है कि उन्होंने सही काम कर रहे हैं, कटाक्ष मत करें, आप यहाँ पर कटाक्ष मत करें। मुझे बताइए, जमीयत उलेमा हिंद के साथ हैं आप? ना, आप अभी तक गोल गोल बातें घुमा रहे हैं। मुंबई पुलिस पर मुझे एक बात बहुत क्लियर बताइए, जमीयत उलेमा हिंद के साथ हैं आप? जमीयत उलेमा हिंद के साथ हैं आप? मैं तीसरी बार पूछ रही हूँ तारिक अहमद लारी साहब, जमीयत उलेमा हिंद के साथ है आप जो आतंकियों की पैरवी करने जा रहे हैं, जो आतंकियों की पैरवी करने जा रहे हैं? नहीं, आप मेरे सवाल को समझ रहे हैं कि नहीं? आप क्या जमीयत उलेमा हिंद के साथ हैं? आप जमीयत उलेमा हिंद के साथ हैं? आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त औरतों को हमने सांसद में नहीं बैठा रखा है। हमने आतंकवादियों को सांसद में बैठाने का काम नहीं किया है, उनको अपनी पार्टी से टिकट देने का काम नहीं किया है। आप ये बताइए कि हमने किसी आतंकवादी में मैं तो अभी सीधे पूछ रही हूँ, मैं कहूंगी डॉक्टर विक्रम सिंह जी जवाब दीजिए। अभी तक ये नहीं कबूल कर पाए कि जमीयत उलेमा के साथ है या नहीं है। मैं तो कहूंगी कि यही लोग हैं जो लोगों को बरगलाते हैं, यही तो है जो इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं हम तो ऐसा नहीं करते, हम वैसा नहीं करते। विक्रम सिंह जी, आप ही लोग तो डायरेक्ट कहते हैं कि हम मुंबई पुलिस। आपके सीधे प्रश्न का सीधा उत्तर होना चाहिए, और सीधा उत्तर ये है कि ये आतंकवादी गतिविधियों में प्रथम दृष्टया संलिप्त हैं और इनको किसी तरीके की कोई मदद का कोई औचित्य नहीं है। न्यायालय तो जब फैसला देगी, न्यायालय आज तो देगी नहीं फैसला, न्यायालय कल भी नहीं देगी, फैसले में तो आने में वर्षों लग सकते हैं, तो तब तक हम इनको बेगुनाह माने, वो संभव नहीं है। और जमायते उलेमा हिंद का जो बयान है कि वो इनकी कानूनी मदद करेगा, गैर जिम्मेदाराना है। इनके पास से 7 किलो विस्फोटक प्रेशर कुकर्स, इसके अलावा यूरिया और अमोनियम नाइट्रेट, ये तमाम सामग्री 25 लाख रुपए नगद जो इन्होंने उगाए थे हथियार खरीदने के, तमाम इलेक्ट्रॉनिक और ह्यूमन इंटेलिजेंस के माध्यम से जो सबूत इकट्ठा हुए हैं, ये तो न्यायालय में सबूत आने में, सजाए और जो फैसला लेने में समय लगेगा, लेकिन ये कोई कारण नहीं है कि इनके हम बेगुनाह कह दें। अभी इनको अपनी सफाई देना है, जब ये अदालत से बेगुनाह हो जाए तो जरूर इनका नागरिक अभिनंदन कीजिएगा। फिलहाल ये आरोपी हैं, फिलहाल ये आरोपी हैं। कोर्ट आपके हिसाब से नहीं चलती श्रीमान जी, कोर्ट चलती है प्रक्रिया से, आपके हिसाब से नहीं। दूसरी चीज, हमें यूपी पुलिस पे भी विश्वास है और मुंबई पुलिस पे भी है, लेकिन एक वर्ग है जिसको पुलिस के ऊपर कोई विश्वास नहीं है, और इन लोगों को अगर विश्वास नहीं है, ये अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए फायदा पूरा लेना, और उसके बाद जब मौका आए, जब चोरी कसी जाए तो कह देंगे कि साहब इसके बाद कह देंगे कि हमें विश्वास नहीं है। विश्वास कैसे होगा? जब विश्वास कैसे हो जाए? जब आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा तो ऐसी बात है तो आप सीधा जज की कुर्सी। अरे लारी साहब क्यों नहीं कहते कि आप जमीयत उलेमा हिंद के साथ? ये कहने में आपको डर क्यों लगता है? जरा मैं दिखाती हूँ। अब मैं वो आंकड़े दिखाने जा रही हूँ जिसके बाद आपको और बुरा लगेगा, जिसके बाद लारी साहब आपको और बुरा लगेगा, और उसके बाद आप क्या कहेंगे मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मैं अब इसके बाद अब मैं आपको जो आंकड़े दिखाने जा रही हूँ वो ये दिखा रहा है कि उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन क्लीन कैसे चला। ऑपरेशन क्लीन हुआ और उसी के बाद तो यहाँ पर सवाल खड़े हो गए, क्योंकि कोई इसको चुनाव से देख रहा है, कोई इसको धर्म से जोड़ करके देख रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का हंटर चला तो मुख्तार अतीक समेत 25 माफियाओं पर एक्शन हो गया। इनमें ज्यादातर लोग जेल में हैं। 25 गैंगस्टर्स पर वसूले 11 अरब 28 करोड़ इनकी संपत्ति जब्त की गई है। मुख्तार गैंग के 244 सदस्यों की संपत्ति जब्त की गई है, ये एक्शन है। अतीक अहमद के 79 गुर्गों पर बड़ी कार्रवाई की गई, ये एक्शन है। 79 गुर्गों की लगभग 3 अरब 25 करोड़ संपत्ति को योगी आदित्यनाथ ने जब्त किया। ये लोग, इनका साम्राज्य कितना बड़ा था ये समझिए। कुंटू गैंग के 43 सदस्यों की गिरफ्तारी की गई, ये बड़े एक्शन है। और कैसे माफिया राज का खात्मा हुआ, अपराधियों पर 5558 मामले दर्ज किए गए, ये मैं आपको बता रही हूँ। उत्तर प्रदेश में एक्शन कैसे लिया गया, 22,259 अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो वादा किया था अपराध मुक्त होगा उत्तर प्रदेश, उस वादे को वो पूरा कर रहे हैं, जिसकी तारीफ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से साफ तौर पे की गई थी। लेकिन कुछ लोगों को ये बातें रास नहीं आती हैं। एहतेशाम हाशमी जी आपके साथ और अनिला जी के साथ अब मैं डिबेट को आगे बढ़ाऊंगी। एहतेशाम हाशमी जी, ये तो हर कोई चाहता है ना कि अपराध पर लगाम लग जाए और अपराध पर कंट्रोल हो। जब ये सारी चीजें होती हैं तो फिर इस तरह की बातों पर सवाल उठाने का क्या मतलब है? कि आतंकियों का साथ दे दो, उनका केस लड़ लो और सरकार को कटघरे में खड़ा करते रहो। एहतेशाम जी, आप तो लॉयर हैं।
श्वेता, देखिए, मुझे अगर आप कायदे से थोड़ा सा वक्त देंगे तो मैं आपको बहुत अच्छे से एज ए लॉयर ये बात बताना चाहूंगा। एज ए पॉलिटिशियन नहीं अपीयर हूंगा। सर, मैं कायदे से ही सबको वक्त देती हूँ, बस अगर मैं आपको सबको कायदा याद रहे तो बोल लें। हाँ, बोलिए। श्वेता जी, मुझसे अगर कभी कोई गलती हुई है तो मैं आपसे माफी भी मांगता हूं। आप मेरी बहन है, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं। सर, मेरे सवाल का जवाब। और मुझे फक्र होता है, मैं प्राउड फील करता हूं कि हमारे हिंदुस्तान की सारी बच्चियां आपको देखती हैं, आप उनके लिए रोल मॉडल हैं। दूसरी तरफ हमारी एक और सिस्टर बैठी हुई हैं जो कि बहुत अच्छे से अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करती हैं। लेकिन एक चीज मैं आप दोनों से बहुत हाथ जोड़ के विनम्रता से बताना चाहूंगा कि आपने जमीयत उलेमा हिंद की बात करी, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि खिलाफत मूवमेंट जमीयत ने शुरू किया था। हिंदुस्तान को आजाद कराने की लड़ाई जमीयत ने भी उतनी मेहनत से लड़ी है जितनी बाकी लोगों ने लड़ी है। रेशमी रुमाल तहरीक, खिलाफत मूवमेंट और जमीयत ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने हिंदुस्तान के पार्टीशन का अपोज किया। और इसके बाद आपका दूसरा सवाल था कि जमीयत ने उनको लॉयर प्रोवाइड करने की बात करी है। तो आज मैं आप सबको एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट दिखाना चाहूंगा चैनल के माध्यम से। यह है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसका अगर आप सब आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि राइट टू हैव ए काउंसिल ऑफ आवर ओन चॉइस, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। और ये अधिकार हमने इनको नहीं दिया है, ये अधिकार संविधान ने दिया है। हम लॉयर्स प्लेज लेते हैं कि जो भी हमारे पास आएगा जिसके ऊपर कोई एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है, हम उसको कानूनी सलाह प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद दूसरा एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आता है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं आपके व्यूअर्स को कि ये सीआरपीसी इसको बोलते हैं। इसका सेक्शन 303 और 304 अगर आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फ्री लीगल एड प्रोवाइड कर सकती है, लोगों को लॉयर प्रोवाइड कर सकती है और उनका केस पूरी मजबूती से और हिम्मत से लड़ सकती है, क्योंकि अभी तक उनको अपराधी डिक्लेयर नहीं किया गया है। वो अभी सिर्फ मुल्जिम है, वो एक्यूज है, उनके ऊपर एक्यूजेशन है। एक बहुत इंपॉर्टेंट केस सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया, मैं आपकी परमिशन से बताना चाहूंगा, 1974 में, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने बोला, आरएम वसवा का केस था वो, कि वकील प्रोवाइड करना फंडामेंटल ड्यूटी है और फंडामेंटल राइट भी है। यह सुप्रीम कोर्ट कह चुका है। डीके बसु की गाइडलाइंस भी हैं कि लॉयर किसी को आप रिफ्यूज नहीं कर सकते कि वो लॉयर की सर्विस नहीं ले सकता। अब तो इतना सख्त कानून हो गया है कि अगर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में भी कोई बैठा है तो वो तब भी अपने लॉयर का इस्तेमाल कर सकता है, लॉयर की सलाह का इस्तेमाल कर सकता है। एज अ लॉयर मेरा ये कहना है आपसे कि अगर ये सिर्फ पॉलिटिकल डिबेट है, सिर्फ वोट के लिए पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन मैं आज एक हिंदुस्तानी की हैसियत से आप सबको बताना चाहता हूं कि आप भारत के संविधान को और सीआरपीसी को क्या झुठला देंगे, बताइए आप। मैं जमीयत का वकील नहीं हूं, मैं जमीयत के लिए काम नहीं कर रहा हूं, मैं हिंदुस्तान के लिए काम कर रहा हूं। मेरा फर्ज है कि आप लोग भी इन किताबों को पढ़ें और उसके बाद अपने विचार रखें। मैं हमेशा आप लोगों को मार्गदर्शन देने के लिए और आप लोगों से मार्गदर्शन लेने के लिए हमेशा तत्पर हूं और तैयार हूं। सर, पहली बात तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को आपने दिखाया है ना सर, देश उसी से चलता है, ठीक है, वो हम सब के लिए बहुत अहमियत रखता है। और आप बार बार ना जो किताब हम दिखा रहे हैं, किताब नहीं है सर, वो एक तरह से कहें हम कि देश कैसे चलेगा, नियम कायदे क्या होंगे, उसका एक एक जिक्र है, जिसका जिक्र आपने भी किया। दूसरा, मैं आपको एक और बात बता देती हूँ, जो आप ये कह रहे हैं, यहाँ पर बात ये नहीं है कि कौन किसका चुनाव लड़ रहा है, नहीं लड़ रहा है। सवाल इस बात का है कि जांच एजेंसियों पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं। आपने शायद जमीयत उलेमा हिंद का वो स्टेटमेंट नहीं सुना है जिसमें उनके अध्यक्ष इस बात को कह रहे हैं कि कैसे जो जांच एजेंसियां हैं वो लोगों को फंसा देती हैं। आप ये समझिए कि ठीक है, आपको पैरवी करनी है, जाइए करिए ना, तो जांच एजेंसियों पर सवाल क्यों खड़े कर देते हैं? जो विस्फोटक मिले, जो कुकर बम मिले, क्या उनको झुठला दिया जाए? सवाल तो इस बात का है ना, आप जाइए, जिसकी पैरवी करनी है करिए जा करके, कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला देते रहिए, लेकिन जांच एजेंसियां जो अपना काम कर रही हैं उसी को तो आधार कोर्ट भी मानेगा ना कि जमीयत उलेमा हिंद की पैरवी को मान लेगा। अनिला सिंह जी, आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, इनडायरेक्टली यहाँ पर एहतशाम हाशमी जी ने भी बता दिया कि वो क्या कहना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल श्वेता जी, देखिए, सबसे मैं आपको बता रही हूँ, क्या ये मैंने अपने शब्द, मेरी आवाज एको हो रही है, इसको ठीक करा दे कृपया करके। अभी ऐसा है कि इन्होंने संविधान का हवाला देते हुए बहुत सारे अपने अधिकारों की बात कर दी, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कर दी, फंडामेंटल राइट्स की बात कर दी कि ये राइट है, ये राइट है, ये राइट है। कृपया करके फंडामेंटल ड्यूटीज भी जान लिए, ये ड्यूटी है, कुछ अपने वतन के लिए ड्यूटी होती है कि नहीं होती है। पर क्या कहा जाए, जब यादव जी की पार्टी के यादव जी आकर पीसी कर और पूरा कहीं ना कहीं एडवोकेसी करते हैं आतंकवादियों की, तो बाकियों के तो हौसले बुलंद होते ही होते हैं।
जिस प्रकार से पुलिस को उन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया, एटीएस को कटघरे में खड़ा कर दिया और कह दिया कि भाई मुझे तो उत्तर प्रदेश की पुलिस और प्रशासन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, तो किस पर भरोसा है? मसरुद्दीन पे भरोसा है इनको, हिनाज अहमद पे भरोसा है, उमर पे भरोसा है? तो सीधी सी बात है, जब यादव जी इस प्रकार की बात कहेंगे तो बाकी तो ऑर्गेनाइजेशन सामने आएंगी और हवाला देंगे कि भाई अभी तो ये आरोपी हैं, अपराध नहीं। तो श्वेता जी एक ही बात कहती हूँ कि जैसे यादव जी ने आकर और पूरी वकालत करी है यहाँ पर आतंकवादियों की, और मुझे तो ताज्जुब हुआ, आप शायद अनिला जी उस बात को कोट करें यहाँ पे जो एहतिशाम जी कह रहे थे, जिस खिलाफत मूवमेंट की बात वो कर रहे थे। अरे आजादी का मतलब कहाँ था? कौन सी खिलाफत मूवमेंट था भारत के लिए? मुझे तो यही नहीं समझ में आता कि उसी बात को कहीं से भी कुछ भी जोड़ दो अपने नफे नुकसान के लिए। जरा विनोद जी को भी ले आइए। विनोद सिंह जी, मुझे एक बात ये बताइए ना, बात में आप लोग पुलिस पर सवाल खड़े करते हैं, बात में आप लोग पैरवी करने पर उतर आते हैं, लेकिन आज तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अपराध मुक्त बनाने के मॉडल की तारीफ कर दी। उन्होंने इनडायरेक्टली आप सबको जवाब दे दिया। इसके बाद भी सवालों का सिलसिला थमेगा या आज भी आपके मन में सवाल है? विनोद सिंह जी, आवाज आ रही है? विनय जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, विनय जी, देश में राजनीति होना ठीक है, लेकिन राजनीति को देश हित के लिए कॉम्प्रोमाइज कर देना, क्या ये ठीक है? देखिए, मुझे लगता है श्वेता जी कि मैं जमीयत उलेमा ने जो कहा है मैं उसका समर्थन करता हूं। जमीयत उलेमा ने ठीक ही किया है, बेचारे बच्चे हैं, गलती हो गई। अरे प्रेशर कुकर बम ही तो मिला है, फट जाता तो क्या होता? 100-200 लोग मर ही जाते हैं ना। और मरने वाले में तो प्रेशर कुकर तो ये देखता नहीं कि हिंदू मर रहे हैं कि मुसलमान मर रहे हैं, तो क्या हो जाता? बच्चे हैं बेचारे, आतंकवादी ही तो हैं, क्या हो गया? जमीयत उलेमा जो कर रहा है ठीक कर रहा है, उनको करने दीजिए, अच्छा है। और अपने जो ये दोनों पैनलिस्ट बोल रहे हैं ना कि कोई संविधान दिखा रहा है, कोई घुमा फिरा के कह रहा है, ये समर्थन कर रहे हैं, सीधे तौर पे आप समझिए, ये समर्थन कर रहे हैं, तो समर्थन करने दीजिए। और जमीयत उलेमा जो कर रहा है, जमीयत उलेमा तो वही कर रहा है जिसके लिए जमीयत उलेमा बना है। जमीयत उलेमा कोई राम मंदिर तो बनाएगा नहीं, कोई धार्मिक काम तो करेगा नहीं। जमीयत उलेमा आतंकवादियों का समर्थन ही करेगा और जमीयत उलेमा आतंकवादियों का समर्थन कर रहा है। लारी जी बोल रहे हैं कि भाई हमने आतंकवादियों को नहीं दिया। अरे लारी जी, आप ही के नेता हैं, बलात्कार को उनकी राय बड़ी रोचक है साहब, बच्चे हैं, गलती हो जाती है। तो मुझे ताज्जुब नहीं अगर आप कहते हैं कि भाई इनको टारगेट किया जा रहा है, तो आपकी तो राय है इस विषय पे कि बच्चे हैं बेचारे, गलती हो जाती है। अरे कोई बलात्कारी हो, कोई अपराधी हो, चाहे कोई टेररिस्ट हो, उसे हो क्या जाता है? ये जग जाहिर हो चुका है। आपकी राय वाजिब है और आप वही कह रहे हैं जो आपको कहना है। कोई जलेबी बना करके कह रहा है, नहीं, आप विनोद जी, चलिए अब आप नहीं जुड़े, जरा मुझे बताइए विनोद जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? अच्छा है, देश में आप क्या कहना चाह रहे हैं कि प्रदेश में जो अपराध था वो ऐसे ही बढ़ता रहता, माफियाओं पर कोई भी कंट्रोल ना होता, और जो आतंकवादियों की पैरवी करने जा रहे हैं उन पर कोई सवाल ना? आप ये कह रहे हैं क्या? कहना क्या है इनको? आप ये कह रहे हैं विनोद जी? बड़ी अजीब सी स्थिति है। ये बताता है, मुझे निराशा हुई, प्रधानमंत्री जी को चेताना चाहिए था और कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ऐसे कड़े संदेश देने चाहिए थे कि उत्तर प्रदेश जिस प्रकार की घटनाओं का साक्षी रह रहा है। अरे उन घटनाओं को तो बताइए, उन घटनाओं को तो बताइए, साक्षी तो है। अतीक अहमद के गुरगुम पर बुलडोजर चलाया, उसका भी साक्षी है। उस्ताद अंसारी को पंजाब से मांडा जेल के लेकर गया है, उसका भी साक्षी है। जिक्र क्यों नहीं करते आप लोग? क्यों नहीं जिक्र कर रहे विनोद जी? लगे रहिए विनोद, योगी जी के सामने सरेंडर कर चुके हैं पूरी तरीके से। निराशा जो है ना, नहीं, एक मिनट, आतंकवादियों किसने पकड़ा? इलाज नहीं है। आ रही हूँ, मैं कहूंगी, जरा बताइए उत्तर प्रदेश में किस तरीके से अपराध मुक्त प्रदेश बनाने का वादा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था और उन्होंने अपराधियों को चेतावनी दी थी, जरा सुनाइए। मैं कहूंगी विनोद जी जरा याद करिएगा। विनोद जी, जो वादा योगी आदित्यनाथ ने किया था वही तो वो पूरा कर रहे हैं, और वादा उन्होंने क्या किया था वो भी सुन लीजिए। अब आप भूल चुके हैं शायद आप। अरे श्वेता जी, रोज जो घटनाएं हो रही हैं प्रदेश के अंदर 4 वर्ष के अंदर एक भी दंगा नहीं हुआ है। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जो कार्य प्रारंभ हुआ, आज उसका परिणाम है अपराधी आज या तो जेल के अंदर है या प्रदेश छोड़ करके कहीं मुंह छुपा करके बैठा हुआ है।
उसको प्रदेश के अंदर आने का वो दुस्साहस नहीं कर सकता है। उसे मालूम है कि उत्तर प्रदेश के अंदर रूल ऑफ लॉ को हम पूरी मुस्तैदी के साथ लागू करेंगे और प्रदेश के अंदर कानून के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं देंगे। अब मैं समझूंगी लारी साहब, विनोद जी, आप सभी से यही तो वादा किया था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कि अपराध मुक्त वो करेंगे, माफियाओं का सफाया करेंगे, तो यही तो किया जा रहा है। आप लोगों को क्या ये लग रहा था कि ये वादा किया गया लेकिन उस पर काम नहीं किया जाना चाहिए था? आऊंगी आपके पास, जरा एक और आंकड़ा दिखाती हूँ कि किस तरीके से माफियाओं की संपत्ति पर बुलडोजर चला। और मैं कहूंगी आपकी बार कि विनोद जी और लारी साहब जरूर देखिएगा मेरे इन आंकड़ों को। मैं ये सब चीजें आप ही लोगों के लिए लेकर के आती हूँ क्योंकि आप लोग शायद भूल चुके हैं उन बातों को, किस तरीके से योगी का हंटर चला। 4 माफियाओं को आजीवन कारावास हुआ है। वो माफिया जो अपना साम्राज्य चलाते थे, जिनको लगता था कि वो राजनीतिक दलों को अपने साथ मिलाकर कुछ भी कर सकते हैं, उनको जवाब दिया गया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की ओर से। माफिया संजीव उर्फ जीवा को उम्र कैद की सजा हुई। मैं एक का नाम इसलिए ले रही हूं क्योंकि आप ही समझिए, ओम प्रकाश उर्फ बबलू श्रीवास्तव को उम्र कैद की सजा हुई। ये लोग वो लोग थे जिनकी वजह से उत्तर प्रदेश में आए दिन वारदातें होती थी। सुंदर भाटी को उम्र कैद की सजा हो चुकी है। इसके अलावा एक बड़ा नाम सिंहराज भाटी को भी आजीवन कारावास हुआ है। ये तो माफिया हुए जिनको उम्र कैद की सजा हुई है क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस तरीके से एक बड़ा एक्शन लिया था। और अब क्या इन बातों को नकारा जा सकता है? मैं जरा समझना चाहूंगी लारी साहब आपसे और यहाँ पर विक्रम सिंह जी आपसे। लारी साहब, मुझे एक बात बताइएगा, आपके बार मैं आपसे बहुत इत्मीनान से और आराम से सवाल कर रही हूँ, पहले भी कर रही थी लेकिन शायद आप सुनना नहीं चाहते। मुझे एक बात बताइए, आप ही लोग तो कहते हैं ना कि सरकार जो वादे करती है उसको पूरा करे, तो ये वादा पूरा तो किया है, ये गलत किया है क्या? मैडम, पहली बात है, बहुत इत्मीनान से सुनिएगा, 2017 से पहले कहीं भी नामो निशान नहीं था कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के कैंडिडेट है, तो उनका वादा तो कुछ था नहीं। दूसरी बात, आप जिन लोगों के नाम दिखा रही हो उसमें बबलू श्रीवास्तव के नाम के बारे में आपको बता दूं कि उसको 2015 में उम्र कैद की पहली सजा हुई थी। दूसरी सजा, और भी कई मुकदमे हैं उसके ऊपर, माफिया के ऊपर, तो दूसरी सजा उनको 2017 और 18 के बीच में हुई है। तो थोड़े आंकड़े दुरुस्त करिए। रही अब तीसरी बात, आप कह रही हैं कि उन्होंने आतंकवाद के ऊपर इन्होंने सबके ऊपर किया, माफियाओं के ऊपर किया, माना माफियाओं के ऊपर किया। क्या प्रदेश में सिर्फ ये 2 मुसलमान ही माफिया हैं? मैं नाम लेता हूं ब्रिजभूषण शरण सिंह, ठाकुर ब्रिजभूषण शरण सिंह का नाम ले रहा हूं, जो इत्तेफाक से हमारे जिले का पड़ोसी भी है, विक्रम साहब भी वहीं के रहने वाले हैं। दूसरा नाम मैं ले रहा हूं बनारस जिले के, नहीं, मैं तो अभी फिर आऊंगी आपके विकास दुबे का नाम क्यों नहीं लिया? और दूसरा, आपने शुरुआत ही गलत बात से की। मैं कहूंगी विक्रम सर, आप जरा इनको जवाब दीजिए। प्रकाश बबलू, विक्रम सर, आप इनको जवाब दीजिए। हाँ जी सर। संजीव जीवा, मैं जातीयता की बातें नहीं करता हूं श्वेता जी, लेकिन चूंकि आपने उठाया, संजीव जीवा क्या मुसलमान है? क्या भाटी मुसलमान है? ओम प्रकाश श्रीवास्तव बबलू क्या मुसलमान है? ये जातीयता का चश्मा कृपया उतार दे और आप इसको देखिए। शनय शनय सबके ऊपर कार्रवाई, और ये बुलडोजर का चलने का सीन मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। प्रयास मैंने भी किया लेकिन मैं वो कर नहीं पाया। लेकिन आज जो इनके बिल में घुस के इनके ऊपर प्रहार हुआ है, ये अपने दिलों में माफिया बिलबिला रहा, और इसमें किसी को पीड़ा नहीं होनी चाहिए। सबको गौरवान्वित और हर्षित होना चाहिए कि ये खड़ा संदेश जीरो टॉलरेंस का। तो जीरो टॉलरेंस तो आपने दिया है ना, लेकिन बाकी कहते थे ये बच्चे हैं, बच्चों से गलती हो जाती है। दूसरे अपराधियों से, आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने वाले जो लोग हैं, जिनको यूपी पुलिस से विश्वास तो नहीं है लेकिन सुविधा पूरी लेंगे, सुरक्षा पूरी लेंगे, इस तरीके का मानसिक दिवालियापन अगर आपको वाकई विश्वास है तो सुरक्षा संसाधन वापस कर दीजिए ना, वो आप करेंगे नहीं। क्योंकि मेरे साथ इस वक्त मैं आपको बता दूं, मेरे साथ इस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री अनिल राजभर जी सीधे जुड़ चुके हैं, जो आज वाराणसी में उस कार्यक्रम में थे जहां पर प्रधानमंत्री मौजूद थे। उन्होंने साफ तौर पर तमाम बातों को सुना भी और समझा जी। मैं जरा चाहूंगी अनिल राजभर जी, जरा बताइए, हमारे साथ कुछ राजनीतिक विश्लेषक हैं जो ये कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा काम नहीं किया गया, अपराध मुक्त प्रदेश आप बना रहे हैं, भय का माहौल खत्म कर दिया है, जो वादा आपने किया था कि आप अपराधियों पर लगाम लगाएंगे, ये सब कुछ कोई मायने नहीं रखता है। देखिए, अगर किसी को विरोध के लिए विरोध करना हो तो हम लोगों को कुछ नहीं कहना है। 2014 में वहां से आप शुरू करिए इस यात्रा को, पूज्य प्रधानमंत्री जी की यात्रा को, और 7 बरस तक यहां तक ले आइए।
2014, 2017, 2019 में लोगों ने कहा कि इस देश का सबसे बड़ा राजनीतिक गठबंधन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच हुआ है। यह गठबंधन बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी को देगा, पूज्य प्रधानमंत्री जी को देगा। परिणाम आपके सामने हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर भी इस बीच में दो बड़े बाई इलेक्शन हुए हैं, उपचुनाव हुए हैं, उसका परिणाम भी आपके सामने है। देखिए, हम सब लोग बड़े ईमानदारी से बात करें तो हम लोग जनता को ही जनार्दन मानने वाले लोग हैं। जनता की अदालत अब फैसला करेगी। अब तो चुनाव पास में है ना। लेकिन अनिल राजभर जी, 2017 में भी देखा है आपने। बात देखिए, आप सही कह रहे हैं, लेकिन आज सबसे बड़ी बात है, विकास के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ के उस मॉडल की भी तारीफ की जिसमें उन्होंने अपराध पर लगाम लगाया है। और जो मेरे साथ इस वक्त पैनलिस्ट हैं, कई राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो रहा है तो इस बात को क्यों माना नहीं जाता है, क्यों नहीं सराहा जाता है विपक्षी पार्टियों की ओर से भी? नहीं, मैं यहीं से बात शुरू करना चाहता हूं। इनको सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना है। आम जनता के बीच में जाकर कभी, है ना, कई ऐसे नेता हैं जो अपनी राजनीति को सिर्फ ट्विटर और सोशल मीडिया तक सीमित कर लिए हैं। कभी धरातल पर जरा सा उतर कर पता लगाए ना जनता किस तरह से स्वागत कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो माफियाओं के खिलाफ, गुंडों के खिलाफ जो कार्रवाई की है, उसका स्वागत किस तरह से उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता कर रही है, इसको धरती पर उतरकर, धरातल पर उतरकर कभी जानने का इन लोगों ने प्रयास ही नहीं किया। यह कौन नहीं जानता है? यह पूरा प्रदेश जानता है। आज पूरे देश का और दुनिया के भी बड़े लोगों का, बड़े उद्योगपतियों का ये आज सबसे पहला पसंदीदा ये डेस्टिनेशन हो गया है उत्तर प्रदेश। लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं। चाइना से जो कंपनियां, और उसके विश्वास की वजह क्या है अनिल राजभर जी? में और कहीं नहीं। हाँ, कुछ लोग ये भी कहेंगे, मेरे साथ जो पैनल में है वो ये भी कहेंगे कि हाँ, आप तो इनवाइट कर रहे हैं बताने के लिए कि उत्तर प्रदेश किस तरह से आगे आ रहा है, लेकिन कोई आना नहीं चाहता। मैं कहूंगी कि जिस इन्वेस्टमेंट की बात आप कर रहे हैं, जिन कंपनीज की बात आप कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में वो विश्वास जता रही है, तो इसके पीछे की वजह क्या है, ये भी बताइए सर। उसके पीछे की वजह जो यहां की कानून व्यवस्था है, जो सबसे बड़ा कारण है। यहां की कानून व्यवस्था, यहां की पहचान उत्तर प्रदेश की लोगों ने पिछले 14 वर्ष में ऐसा बना दिया था कि कोई उत्तर प्रदेश के अंदर आने का उनका मन नहीं होता था, कोई यहां आना नहीं चाहता था। और आज मैं कहना चाहता हूं, आज प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम काशी के अंदर था। दावे के साथ मैं कह रहा हूं कि 2014 से पहले जो लोग बनारस आए होंगे और आज अगर आज की तारीख में कोई बनारस आवे तो बनारस को पहचान भी नहीं पाएंगे। इस तरह का विकास पूज्य नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व। लेकिन ये नजर नहीं आ रहा सर, आप मेरे साथ बने रहिए सर। लेकिन ये नजर नहीं आ रहा। एहतेशाम जी और अनिला जी को भी ले लीजिए। सर मैं आ रही हूं, आप भी जवाब दीजिएगा डिबेट में जो हमारे साथ है। मेरे पास थोड़ा वक्त कम है सर। एहतेशाम जी, अनिल राजभर जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि विश्वास अगर बढ़ा है तो इसलिए बढ़ा है क्योंकि उत्तर प्रदेश अब भय मुक्त हो चुका है। क्यों ये बातें आप लोगों को समझ में नहीं आती? तो मंत्री पद से हाथ नहीं तो बैठेंगे मैडम ये? अरे लारी साहब रुक जाइए, थोड़ा ठंड रखिए। मैंने अभी एहतेशाम जी मंत्री जी का मैं सम्मान करता हूं, वो बहुत ही एक्सपीरियंस होल्डर हैं, लेकिन जो भी उन्होंने अभी चुटकुले की कहानी सुनाई, एक चुटकुला था वो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मोदी जी की कैबिनेट में कितने % मिनिस्टर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं, पता है आपको? यूपी में 66% इंक्रीज हुआ है पिछले 4 साल में महिलाओं के अगेंस्ट क्राइम में। हर 18-19 मिनट में एक महिला का रेप वहां पे यूपी में होता है। यूपी नंबर 1 पे है रेप के केसेस में। आप हाथरस का केस आपके सामने है। तब यूपी सरकार ने क्या किया ये आप जानते हैं? यूपी सरकार ने अपराधियों को बचाने की पूरी कोशिश करी। और अच्छा, और तभी उन्होंने कहा था, एक मिनट मैं जरा फैक्ट्स क्लियर कर दूं, फिर मैं आगे बढ़ती हूं। फैक्ट्स क्लियर कर दूं एहतेशाम जी, हाथरस को मैंने खुद कवर किया है और मैं आपको बता दूं सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की सिफारिश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने की थी। चार्जशीट फाइल भी उस मामले में हो चुकी है। ठीक है, तो आप ये तो गलत फैक्ट टीवी पर मत रखिए सर। मैं चाहूंगी इसका जवाब अनिल राजभर जी आप दे दीजिए। अनिल राजभर जी आप जवाब दे दीजिए। एहतेशाम जी की नजरों में तो आप लोगों ने कुछ नहीं किया अपराध को मुक्त करने के लिए। नहीं, मैं कह रहा हूं, अगर मैं आंकड़ों की बात करूंगा तो ये लोग कहेंगे कि आंकड़ा ये लोग अपने गढ़ते हैं। अगर मैं जिस तरह से ये आंकड़े की बात कर रहे हैं, मैं अगर उत्तर प्रदेश के आंकड़े आपके सामने रख दूं
तो ये कहेंगे कि आंकड़े तो सरकार खुद बनाती है। मैं इसीलिए बार बार जनता की बात कर रहा हूं कि हमारे आंकड़ों पर इनको भरोसा होगा नहीं, ये पुरानी रटी रटाई बात करेंगे। आज जो विकास, मैं आज की बात करूं, आज प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ है और 1583 करोड़ रुपया की सौगात आज काशी को प्रधानमंत्री जी ने दिया है। बट यकीन नहीं ना सर इन लोगों को, मेरे पास वक्त की कमी है। जरा मैं चाहूंगी लारी साहब 30 सेकंड में आप भी बात रख दीजिए अपनी, और विनोद जी आप भी बात रख दीजिए। नहीं, इनके 30 सेकंड में सर यकीन नहीं होगा, आप आंकड़े गिनाते रहेंगे, उनको यकीन नहीं होगा। लारी साहब 30 सेकंड लारी साहब। लारी साहब 1 लाख करोड़ रुपया हम लोग को पिछले साल दिया था, आज तक मिल नहीं पाया है और पता भी नहीं चल रहा कहाँ गया। ये ऐसे ही बात कर रहे हैं, इनकी बात को हवा में उड़ाया जाए। मंत्री है लेकिन इनको सीरियस ना लिया जाए, और वकील साहब ने सच्चाई वाले आंकड़े रखे तो आपने अनिला सिंह जी साहब कह रहे हैं कि मंत्रियों को सीरियस ना लिया जाए, लारी साहब को लिया जाए। 30 सेकंड अनिला सिंह। जोकरी करते हैं डिबेट में आके, उल्टी सीधी बकवास करनी, जोकरी करनी। आप लोगों को सीरियस थे, उल्टे सीधे आरोप लगाते हैं हमारे विधायकों के ऊपर। कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों की परवाह नहीं करती जो सच्चाई देखना नहीं चाहते और विरोध के लिए विरोध करते हैं। और इसीलिए हम लोग, प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया, सबका साथ सबका विकास, सर मेरे पास वक्त की कमी है बहुत। जी मुझे शो खत्म करना है। सम्मानित जनता, उत्तर प्रदेश की योगी जी। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए बनारस में एयरपोर्ट है ना, एयरपोर्ट पहले से है। एयरपोर्ट से जो रोड बनी है बनारस तक, वो बड़ी कमाल की रोड बनी है। लारी जी और इस्तेहाम जी, मैं इनसे ये कहता हूं कि जब आप एयरपोर्ट पे उतरेंगे ना तो उस रोड पे मत चढ़िए, ये बातें नहीं समझ में आएंगी ना विनय जी, वक्त की बड़ी कमी है इसलिए मुझे आपको रोकना पड़ा है, माफ कीजिएगा। लेकिन ये बातें नहीं समझ में आएंगी और इसीलिए मैं कह रही थी कि आपने इनडायरेक्टली लारी साहब और हाशमी साहब और विनोद जी, इनडायरेक्टली आप लोगों ने अपराधियों का साथ दे दिया, ये कहते हुए कि सरकार ने क्या किया अपराध पर लगाम लगाने के लिए, क्योंकि वो तमाम चीजें तो सामने हैं। लेकिन ये नजर कब आएंगी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद 5 प्रहार में मेरे साथ जुड़ने के लिए।